हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्राची गर्ग और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर 3 कंसिडरेशन। ये चैप्टर 1 शॉर्ट रहेगा और इसमें फुल वीडियो में पूरा चैप्टर डिटेल्ड वीडियो है और एक ही वीडियो पे पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन: अ कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। दिस समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ लेने के बदले में कुछ देना, और जो यही शब्द है कुछ, या फिर हम बोल सकते हैं समथिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज वॉच टू बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी वॉच किसे बेचेगा? बी को बेचेगा। कितने में? फॉर Rs 1000। फॉर ए Rs 1000 इज कंसिडरेशन। अब ए के लिए जो 1000 रुपीज़ है वो क्या हो गया? कंसिडरेशन हो जाएगा, और बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी वो वॉच। ठीक है, क्योंकि उससे बदले में वॉच मिलने वाली है और वो वॉच के बदले में ए को क्या देगा? पैसे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उन दोनों के बीच का कंसिडरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में दी हुई है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstain फ्रॉम डूइंग और डस or abstains from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। यहाँ पे जो एब्सटिनेंट वर्ड यूज़ हुआ है, एब्सटिनेंट, एब्सटिनेंस, इन सब का मतलब एक ही है और उसका मतलब होता है मना करना। ठीक है, तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन होता है? प्रोमिसर वो होता है जिसने प्रॉमिस किया। जैसे वहाँ पे हमने वॉच वाला एग्जांपल लिया, ये वाला, इसमें ए प्रोमिसर हो जाएगा, बी प्रोमिसी हो जाएगा, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया है तो वो प्रोमिसर होगा, और जिससे प्रॉमिस किया जाता है वो उसे हम प्रॉमिसी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से, जब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी कुछ करने या ना करने का जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉमिस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन कहेंगे। उनके बीच में कंसिडरेशन हुआ है। ठीक है, कंसिडरेशन हुआ है, प्रॉमिस हुआ है। ठीक है, और इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन के, जो कि बहुत से पॉइंट में इसे डिफाइन किया गया है। इसे पेपर में आप लोग डिटेल में लिखिएगा, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स लिखना और कुछ पॉइंट्स को डिटेल में समझा देना, और जिनको डिटेल में करना उनके साथ एग्जाम्पल ज़रूर जोड़ना। मतलब अगर एक्सप्लेनेशन कम भी दोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा कर देना। और केसेस याद रखना, केसेस के नेम अगर भूल जाते हैं तो मतलब केस का नेम मत लिखना, उसे एग्जाम्पल में लिख देना, लेकिन केस का ईयर एग्जैक्ट होना चाहिए, डेफिनेशन का ईयर एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे गलत करोगे तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? ज़रूरी है कि वो प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है और उसमें प्रोमिसर इन्वॉल्व नहीं, मतलब प्रोमिसर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस एग्रीमेंट को हम वॉइड कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको वॉइड कर देंगे। ठीक है, एनी एक्शन और abstinence फ्रॉम एक्शन मस्ट बी एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। तो जो भी एक्शन है जो कि करने या ना करने के लिए, वो एक्शन किसकी इच्छा से होना चाहिए? किसकी रिक्वेस्ट से होना चाहिए? प्रोमिसर की रिक्वेस्ट से या फिर इच्छा से होना चाहिए। इफ़ सच एन एक्ट और एक्शन और abstinence is at the desire of the third party or is done without the consent of or desire of the promiser, then it is not consideration। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस प्रॉमिस में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रॉमिसर को ही नहीं पता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या होगा? वो वॉइड माना जाएगा, उसे वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, जैसे इस केस में लिखा है, इन दिस केस पार्टी बी। इस केस में एक पार्टी बी है जिसने क्या किया? स्पेंड सम मनी ऑन दी कंसिडरेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के कंसिडरेशन में नहीं, कंस्ट्रक्शन में उनने क्या क्या किया है? कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं एट द डिज़ायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किसकी इच्छा से? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के इच्छा से। डी प्रॉमिस टू पे कमीशन टू बी ऑन द आर्टिकल सोल्ड बाय हिम। अब डी ने प्रॉमिस किया बी को कि वो जितने भी आर्टिकल उसके बिकेंगे वो पर आर्टिकल क्या करेगा? कमीशन देगा। किसको? बी को कमीशन देगा। इन द मार्केट इन विच ही ऑक्यूपाइड अ शॉप, उस मार्केट पर उसने शॉप ली है। ठीक है, वो डी कौन है? डी उस पर्टिकुलर मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर उसने क्या करी है? एक शॉप में उसने रेंट से वो शॉप ली होगी, और उस शॉप में जो कह रहा है कि जितने भी आर्टिकल बिकेंगे वो उस आर्टिकल पे वो कमीशन देगा। अब उसने कमीशन दिया नहीं, तो क्या किया बी ने केस कर दिया उसके ऊपर, एक फाइल सूट कर दी। In a suit by B, it was held that there was no consideration for the promise made by B।
तो उसने जब केस किया डी के ऊपर, तो कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ एक पार्टी के द्वारा इन्वॉल्व है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन तो डी पूरा कर रहा है। अब यहाँ पे तो इनके बीच में कोई प्रॉमिस ऐसा हुआ नहीं था ना कि वो तुम दुकान खरीद लेना और तुम मुझे कमीशन देना। तो यहाँ पे तो एक ही के बीच लीगल कंसिडरेशन है, सिर्फ बी को फ़ायदा हो रहा है, इधर तो डी को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, वो तो कंसिडरेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बी एंड हैंस नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ही हैड कंस्ट्रक्टेड द मार्केट दैट द इंस्टेंस ऑफ डी। यह तो बोला नहीं गया था, डी ने तो कहा नहीं था कि तुम मार्केट कंस्ट्रक्ट करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें कमीशन दूंगा ऐसा कुछ करके, तो है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो किसकी इच्छा से होना चाहिए, प्रोमिसी की भी इच्छा इसमें होनी चाहिए, और या फिर उसमें तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमिसी, इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस ही निभाए, यहाँ पे तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। दिस इम्प्लीज दैट एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इट इज़ इमटेरियल हु हैज़ फर्निश्ड इट। इसे हम केस से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। अ ओल्ड लेडी लेफ्ट हर एंटायर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर रमैया। एक बूढ़ी औरत क्या करती है, बूढ़ी औरत अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी रमैया के लिए छोड़ती है, और उसके लिए उस कंडीशन रखती है कि दैट सी विल पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एनुअली टू चिन्नैया, कि वो एक सर्टेन अमाउंट क्या करेगी, पे करेगी चिन्नैया उसकी अंकल को, ठीक है। रमैया प्रॉमिस टू पे द एग्रीड अमाउंट एनुअली। रमैया भी प्रॉमिस करती है कि वो अमाउंट जो कि उनके बीच में एग्रीड अमाउंट है वो पे करेगी हर साल, ठीक है। बट स्टॉप डूइंग इट आफ्टर अ टाइम। पर क्या करती है वो, कुछ दिन तक तो उसे करती है, कुछ दिन क्या बोलेंगे हम, बहुत टाइम, कुछ टाइम तक उसे वो फॉलो करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे वो करना बंद कर देती है, ठीक है। ऑन दी प्ली and it after a time on the plea that no consideration moved from Chinnaiya to herself but the plea was rejected by the court। अब रमैया ने एक प्ली भी कर दी, एक मतलब केस कर दिया, प्ली लगाई वहाँ पे कोर्ट में कि जो भी है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सिर्फ कंसिडरेशन मैं पूरा कर रही हूँ, चिन्नैया की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इसे वॉइड किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, इसको रिजेक्ट कर देती है ये कह के कि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि जो ओल्ड लेडी है उसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये कहा था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी वो उसे देगी, लेकिन चिन्नैया को हर एनुअली रमैया को चिन्नैया को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन पूरा हो रहा है पर थर्ड पार्टी इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ठीक है। कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू और अब्सटेनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। जो कंसिडरेशन है वो या कुछ करने या ना करने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि इट कैन बी फॉर अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव एक्ट। ये एक नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है। जैसे नेगेटिव एक्ट कैसे होगा, जैसे कुछ ना करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नेगेटिव हो गया। अब कुछ करने के लिए तो हम उसे पॉजिटिव ही कहेंगे, जैसे कि द प्रॉमिस डज सम एट द एक्सप्रेस विश ऑफ द प्रॉमिसर, वेयर एज इन अ नेगेटिव एक्ट द प्रॉमिस abstain फ्रॉम और पोस्टपोन डूइंग समथिंग एट द विश ऑफ द प्रॉमिसर। जो भी मतलब यहाँ पे प्रॉमिस, जैसे पॉजिटिव प्रॉमिस हुआ है इनके बीच में, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि ए क्या कर रहा था, बी को वॉच दे रहा था, ठीक है, बेच रहा था, कितने में, 1000 रुपीज़ में। तो ये एक पॉजिटिव एक्ट है, किसकी इच्छा से हो रहा था, प्रॉमिसर की इच्छा से हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर वो कुछ करने मतलब नेगेटिव एक्ट में पता क्या होता है, नेगेटिव एक्ट में या तो वो काम मना कर जाता है उसको करने से, या फिर उसका टाइम को पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्ट हो जाएगा। अब अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि तुम वो काम मत करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव एक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज हाउस फॉर Rs 10 लाख इज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अपना हाउस, अपना घर बेचेगा, कितने में, Rs 10 लाख इज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ ए हैज़ गिवन अ लोन 10 लाख टू बी, अब यहीं पे अगर ए ने 10 लाख का लोन लिया बी से, ठीक है, पेड बैक बाय अ सर्टेन डेट, अब वो उसे एक सर्टेन डेट फिक्स कर दी गई होगी कि तुम इस सर्टेन डेट तक मुझे पे कर देना, एंड इज थिंकिंग ऑफ फिलिंग अ सूट बिकॉज ही हैज़ नॉट रिसीव्ड रीपेमेंट। अब बी क्या है कि उसे रीपेमेंट मिली नहीं, तो वो क्या सोच रहा है कि वो उसके खिलाफ क्या कर देगा, केस कर देगा, ठीक है। वो सोच रहा है, अभी उसने किया नहीं है, ठीक है, रीपेमेंट, एंड इज अप्रोच्ड बाय बी,
विद रिक्वेस्ट नॉट फाइल द सूट एंड एक्सेप्ट 1 लाख। अब ए ने क्या करी, उसे रिक्वेस्ट करी कि तुम कोर्ट में केस मत करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा 1 लाख और इंटरेस्ट भी दूंगा, तुम्हारा अमाउंट जितना भी तुमसे लोन लिया 10 लाख वो भी मैं इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करूंगा, पर तुम केस मत करो, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, एक नेगेटिव एक्ट हो गया क्योंकि काम करने से रोका जा रहा है। विल बी अ नेगेटिव एक्ट विच इज कंसिडरेशन फॉर ए फॉर नॉट फिलिंग दिस सूट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ए ने क्या करा कि वो बी को मना कर रहा है कि तुम केस फाइल मत करो, तो एक नेगेटिव एक्ट हो गया, ठीक है, मना करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन है वो पास्ट पे भी हो सकता है, प्रेजेंट पे भी हो सकता है और फ्यूचर पे भी हो सकता है, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन वेयर एज द इंग्लिश लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ पास्ट कंसिडरेशन। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तीनों कंसिडरेशन को मानता है, ठीक है, वो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। लेकिन जो इंग्लिश लॉ है वो इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन को नहीं मानता है। पहला पॉइंट है, जैसे पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन तो पास्ट कंसिडरेशन है व्हेन अ कंसिडरेशन बाय अ पार्टी फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस वाज गिवन इन द पास्ट। मान लो कोई एक जो भी प्रॉमिस हुआ है उनके बीच में, वो प्रॉमिस के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट या फिर पहले से दिया रहा, बात पहले पास्ट में उसको आधी प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट करी रही हो उस प्रॉमिस के लिए और आधी प्रोसेस अब कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम कि वो पास्ट कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस की डेट की पहले पहले उन्होंने ऐसा काम किया, इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए रेंडर्स अ सर्विस टू बी, अब ए ने कोई सर्विस ली रही होगी बी से, ठीक है, दैट द लेटर वांट्स आफ्टर अ वीक, लेटर मतलब बाद में, वो बाद में क्या करता है, आफ्टर वीक कुछ हफ्ते बाद बी प्रॉमिस टू पे Rs 1000। अब बी क्या प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, कुछ पैसे देगा ए को क्योंकि उसने सर्विस ली है, ठीक है ना, सॉरी ए रेंडर्स अ सर्विस टू बी, ए पैसे देगा, यहाँ पे गलत हो गया है, प्रॉमिस टू पे Rs 1000 टू ए फॉर सर्विस, ठीक है, सर्विस के लिए वो पैसे देगा। इट इज़ अ पास्ट कंसिडरेशन, ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया क्योंकि उसने सर्विस पहले ली थी और अब पैसे दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंसिडरेशन हो जाएगा। इसी का सेकंड पॉइंट है प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, व्हेन अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इज गिवन सिमुलेटनेसली विद द प्रॉमिस इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन की प्रोसेस तुरंत कंप्लीट हो जाती है उसे हम प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। मतलब ये बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कैश सेल, आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने कोई भी एक गुड्स खरीदा और गुड्स का आपने तुरंत पैसे दे दिए, ठीक है, तुरंत पेमेंट कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, अ फ्यूचर कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर देम मेड। जो कंसिडरेशन आपने अभी किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में अभी हुआ है, उसका आधा प्रोसेस अब आप कब करोगे, फ्यूचर में करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्रॉमिस टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ राइस फ्रॉम द कमिंग क्रॉप एट Rs 2800 पर क्विंटल टू बी। ए ने प्रॉमिस किया कि वो 100 क्विंटल राइस बेचेगा किसे, जो क्रॉप आने वाली है, अभी आई नहीं है, कमिंग क्रॉप, एट Rs 2800 पर क्विंटल इतने 2800 पर क्विंटल देगा बी को, एंड बी प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट। अब बी ने भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी पेमेंट देगा, ठीक है, फॉर द सेम विद इन अ वीक ऑफ इट्स रिसिप्ट। उसी हफ्ते उसने पैसे दे दी और अभी क्रॉप आई नहीं है, कमिंग क्रॉप है, ठीक है, आने वाली क्रॉप है। इट इज़ अ केस ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन, उसने पेमेंट अभी करी और वो क्रॉप अभी आई नहीं है, फ्यूचर कंसिडरेशन होगा, जब आएगी तब वो लेगा, ठीक है ना, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी है कि वो रियल हो और अनसर्टेन हो, ठीक है। जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द कंसिडरेशन इज अनरियल और अनसर्टेन इज वॉइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंसिडरेशन अनरियल है और अनसर्टेन है तो वो उसे कोर्ट वॉइड कर देता है, उसे वॉइड माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स प्रॉमिसेस टू गिव एन अमाउंट ऑफ मनी टू वाई, एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ पैसे किसे देगा, वाई को देगा, एंड वाई प्रॉमिसेस टू पे फॉर एक्सेस लॉन्ग लाइफ, इट वुड बी अ कंसिडरेशन विच इज़ नॉट रियल फॉर एक्स। एक्स ने तो पैसे दिए उसको, अब वाई क्या प्रॉमिस करता है, वाई प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगा, तो ये तो रियल है नहीं,
तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली इफ ए प्रॉमिसेस टू सेल हिज कार टू बी, ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार बेचेगा बी को फॉर वॉट एवर बी वॉन्ट्स टू पे फॉर इट, अब जितना भी बी चाहे उतना वो दे दे, इट वुड बी एन अनसर्टेन कंसिडरेशन फॉर बी, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। अब ये तो बी के लिए एक अनसर्टेन कंसिडरेशन हो गया, कितना पेमेंट करना है कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 6th पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन जो हो ना वो लॉफुल हो, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसिडरेशन इज लीगल इज वॉइड फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंसिडरेशन फिर कॉन्ट्रैक्ट हो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए promises टू पे Rs 10,000 टू बी टू बीट अप सी, इट वुड बी एन इलीगल कंसिडरेशन। क्या हुआ, ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तुम बी को मतलब सी को पीटो। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो यहाँ पे वॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलीगल कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, अब अगर वो भी उसे एक्सेप्ट करता है तो बिकॉज इफ़ ही कैन नॉट टेक द रिकवरेज ऑफ लॉ टू गेट इट, अगर उसे वो पैसे नहीं देता है तो लॉ के थ्रू उसे वो रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि तो पहले वो उसे ही पकड़ लेगा कि तुमने इलीगल कंसिडरेशन किया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 7th पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अब जरूरी नहीं है कि जितना कंसिडरेशन में ए पार्टी, मतलब जैसे वॉच है, ठीक है, अब अगर ए चाहता है उसकी वॉच अगर मान लो 2000 की रही हो तो वो तो 1000 की बेच रहा है, तो अगर वो 1000 की बेच रहा है और अगर प्रॉमिसर की इच्छा से बिक रही है वो वॉच 1000 की, तो उसे हम लीगली मानेंगे, मतलब उसे वॉइड नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर प्रॉमिसर की इच्छा नहीं है, तुम धमकी दे करके कह रहे हो कि नहीं तू मुझे 100 ही रुपये में दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जरूरी नहीं कि वो अमाउंट इक्वल हो। ठीक है, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, दी समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरीली बी इक्वल टू समथिंग गिवन। तो जो हमने पहले सबसे पहले पढ़ा कि कुछ लेने के बदले में कुछ देना होता है कंसिडरेशन, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिया है वो जो आप दोगे उसकी वो इक्वल हो। ठीक है, द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्ट्स बाय एन बाय हो गया, एन को काट देना, बाय अ कंसिडरेशन सो लॉन्ग देयर इज अ कंसिडरेशन, सो लॉन्ग देयर इज अ कंसिडरेशन दी लॉ इज नॉट कंसर्न अबाउट इट बीइंग एडिक्वेट। तो लॉ ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि जो अमाउंट आपने जो लिया है आपने उसका अमाउंट बिल्कुल देने जितना आप दोगे उससे इक्वल होना चाहिए। अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों एग्री हैं उस चीज़ को लेकर के, तो जो अमाउंट आप फिक्स करोगे भले उसकी अमाउंट पहले ज़्यादा रही हो, आप कम में उसे बेच रहे हो, वो कम में उसे खरीद रहा है, तो वो उसे लीगली एक्सेप्ट करेंगे, उसे वॉइड नहीं करेंगे, उसे क्या कर देते हैं, वैलिड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए डिसाइड्स टू सेल हिज कार वैल्यू एट 1 लाख फॉर 10,000, ए ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी वॉच अपनी कार जो कार की वैल्यू क्या थी 1 लाख रुपए थी, वो 10,000 रुपये में बेचेगा बी को, टू बी इट इज़ हिज फ्री कंसेंट, कंसेंट है कंसेंट नहीं, कंसेंट फ्री कंसेंट है, वो दोनों की सहमति है, वो एक ही चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड द एग्रीमेंट विल बी डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसे वॉइड नहीं किया जाएगा, उसे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज एक ही चीज़ पे एग्री कर रही हैं, दोनों फ्री कंसेंट से उसे एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो क्या माना जाएगा, उसे हम वैलिड करेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द promiser इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो यहाँ पे कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि जिससे मतलब प्रॉमिसर जो है वो उससे पहले से उस काम को करने के लिए मतलब लीगली बाउंड हो, तो आप उसे वही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम रियल नहीं मानते हैं। अ प्रॉमिस टू डू what one is already bound to do with by general law or under an existing contract is not a good consideration for a न्यू प्रॉमिस। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, जैसे कि मान लो कि आप किसी वॉचमैन के पास गए और आप वॉचमैन से कहते हो कि क्या मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम मेरे घर की मतलब सिक्योरिटी करोगे, भाई वो वॉचमैन है, उसका काम है वो, ठीक है, तो वो तो ऐसा करेगा ही, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले लीगली उससे बाउंड है। ठीक है, तो अगर आप उसे ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसे रियल नहीं माना जाएगा, उसे गुड कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो न्यू प्रॉमिस है उसके हिसाब से। For example, a promise to pay money to a police officer to investigation into a crime. The agreement was held invalid because the officer is already bound, already under the duty to do so by law. तो अगर ए जैसे गया कि वो ए को एक पुलिसमैन को पैसे देता है, कुछ पैसे देता है और कहता है कि क्या आप इस क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर पहले से ही उस चीज़ के लिए क्या है, ड्यूटी कर रहा है, वो उस पुलिस की नौकरी कर रहा है कि मतलब वो उस क्राइम पे क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अब आप उसे पैसे दे रहे हो कि तुम ऐसा करो, तो पहले से वो लीगली बाउंड है उस चीज़ को लेकर के, तो आप अगर ऐसा करोगे तो उसे रियल नहीं माना जाएगा, उसे गुड कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये एक केस है कॉलिन्स वर्सेस गॉडफ्रे का, जो कि 1834 का केस है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है कि कौन सा कॉलिन है कौन सा गॉडफ्रे है, तो आप ऐसा पेपर में भी कर सकते हैं कि अगर आपको केस का नेम भूल गया है, ये मैंने बताने के लिए इंक्लूड किया है कि जैसे अगर आप केस का नाम भूल गए आप पेपर में, अब आपको लग रहा है केस तो इन्वॉल्व करनी, तो आप केस का नेम लिख दो और उसके बाद आप ए बी करके भी नेम मेंशन कर सकते हैं अगर आपको केस याद है तो, ठीक है। लेकिन केस का मेंशन जरूर करो। अब अगर आप पूरा केस ही भूल गए हो कि केस में क्या था, लेकिन आपको केस का नेम याद है, तो पहले तो आप एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देके उसे समझा दो, फिर उसके बाद केस का नेम लिख दो कि इसमें एक केस भी है जो ये केस है, ठीक है। तो उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन केस का ईयर गलत मत लिखना और नेम गलत मत लिखना कि किसी और का केस किसी और पे लिख दो, ये भी मत करना। और जो डेफिनीशन, उसकी डेफिनीशन का ईयर भी सेम ही रखना। उसकी ना डेफिनीशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन। अगर आप सेक्शन गलत करते हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, और मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो अगर सेक्शन नहीं आता डेफिनीशन में तो मत लिखो, डेफिनीशन लिख दो लेकिन सेक्शन मत लिखो, ठीक है। तो आज ये पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।